इतिहास के पहले पर्चे के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले इसका कालक्रम समझिए। सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि ये प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि इसका कालक्रम क्या है, कि कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक हम इसको पढ़ते हैं, और कौन से सन हैं जिसमें कौन से राजवंश और कौन कौन से सन सम्मिलित हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है। ईसा पूर्व का अर्थ है जब ईसा के जन्म के पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं वो ईसा पूर्व कहलाती हैं। यानी कि आप समझने के लिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म के पहले, जैसे आज ईसवी सन चल रहे हैं, तो आज ईसा का जन्म कितने वर्ष के ईसा, आज ईसा 9 दिसंबर 2020 यानी 2020 वर्ष और 12 महीने मतलब के हैं। ईसा 12 दिसंबर तक के का समय है, यानी कि वो 2020 साल और 12 महीने के करीब, कुछ दिन उसमें कम है। यानी कि ईसा की उम्र जो है वो 2021 साल के आसपास है, 2020 वर्ष पूरी है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसके पहले के जो सन हैं उनको हमने क्या कहा है, ईसा पूर्व, और ईसा के जन्म के बाद के सन क्या कहलाते हैं, ईसवी सन, है ना। तो इस ईसवी सन जब भी इतिहास में आएगा तो आप ये समझेंगे कि ईसा के जन्म के बाद के सन है, और ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म के पहले के सन है। यानी ईसा पूर्व तो कहलाएगा बिफोर क्राइस्ट, और ईसा के जन्म के बाद के सन कहलाएंगे एनो डोमिनी, आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, तो इतिहास में आपको आसानी होगी अगर आप सन को शुरू से ही समझ लेंगे तो। 78 जो ईस्वी है वो शक संवत है, और 58 विक्रम संवत है। विक्रम संवत जो है ये ईसा के जन्म से 58 साल आगे चलता है। ठीक है, तो ये समझने के लिए अब आप आते हैं कालक्रम। तो मैं पाठ्यक्रम बताना चाहती हूँ। तो यूनिट 1 का जो पाठ्यक्रम है उसमें आप इतिहास की प्रकृति देखते हैं कि प्रकृति क्या है इतिहास की। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया होगा या आपने पढ़ा होगा कि इतिहास का मतलब है एक ऐसा विषय जो अपने में सभी विषयों को आत्मसात कर लेता है, और ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। तो उसकी प्रकृति और महत्व जानने के लिए आपको क्या जानना होगा, स्रोत। तो स्रोत जानने के लिए बच्चों आपको क्या जानना होगा, उस समय के सोर्सेस, पुरातात्विक सोर्स। पुरातात्विक सोर्स मतलब होता है उस समय के, जो हम ये पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम, तो उस समय की जब तक हमको साक्ष्य नहीं मिलेंगे तब तक हम उसको इतिहास में शामिल नहीं करेंगे। तो सोर्सेस हम 4-5 तरह के पढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो होने प्राथमिक है और आवश्यक है, इनके बिना इतिहास पुष्ट नहीं होता है, कि उस समय का सामान नहीं मिला है, सामग्री नहीं मिली, पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले, उस समय के हमको ईंट पत्थर, उस समय के हमें भग्नावशेष, उस समय के अगर हमें सिक्के मोहरें मुद्राएं, है ना, उस समय के हमें राजप्रसाद भवन स्नानागार, या उस समय का कोई भी साक्ष्य हमको अगर प्राप्त नहीं होता है किसी भी रूप में, तो फिर उसको इतिहास नकार देता है, वो परम आवश्यक है। तो वो क्या है, मौन साक्षी गवाह है। तो वो हो गए पुरातात्विक स्रोत, जिन्हें पुराविद अध्ययन करके कार्बन 14 की डेटिंग से निश्चित करते हैं। उसके बाद पुरातात्विक सामग्री आती है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में क्या आते हैं, साहित्यिक स्रोत में धर्म ग्रंथ भी आते हैं,
साहित्यिक स्रोत में ऐतिहासिक ग्रंथ भी आते हैं, सामाजिक ग्रंथ भी आते हैं, धार्मिक ग्रंथ भी आते हैं। तो सभी ग्रंथ क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि पहले धर्म ग्रंथ के आधार पर ही राजा अपना शासन करता था। इसलिए धर्म ग्रंथ तो से हमें इतिहास की बेहद जानकारी, एक असीमित जानकारी हमको प्राप्त होती है और उसको हम पुरातात्विक साक्ष्यों से पुष्ट करते हैं। तो विदेशी यात्री आए, उनके विवरण भी मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सभी धर्मग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत, ये इतिहास को पुष्ट करती हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिक स्रोत जो है पुरातात्विक स्रोत हैं। तो हम इनका अध्ययन पहले चैप्टर में करते हैं। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो है इसका भौगोलिक परिवेश विस्तार क्या था, और इसके अलावा इसकी प्रकृति महत्व क्षेत्र पढ़ने के बाद हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो क्या है? सैंधवी सभ्यता। सैंधवी सभ्यता प्रथम सभ्यता है जो उच्च नगरीय सभ्यता थी। कई इतिहासकारों ने इसको वैदिक सभ्यता को सैंधवी सभ्यता से भी पहले माना है। इसमें गोविंद चंद पांडे सबसे अग्रणी है। गोविंद चंद पांडे ये कहते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है वो सैंधवी सभ्यता से भी पूर्व की सभ्यता है, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता है और सैंधवी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता है। तो वो इसको पहले मानते हैं, लेकिन और इतिहासकारों ने इसको नहीं माना है। सैंधवी सभ्यता की ये विशेषता है कि सैंधवी सभ्यता पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। इसका कोई हमें साहित्यिक प्रमाण, इसका कोई हमें विदेशी यात्रियों का विवरण नहीं मिलता है। जो साक्षी गवाह हैं, चाहे वो भग्नावशेष के रूप में हों, चाहे वो श्रमिक बस्तियों के रूप में हों, चाहे व्यापारिक बस्तियों के रूप में हों, चाहे वो बंदरगाह के रूप में हों, चाहे वो शहरों के रूप में हो, सड़कों के रूप में हो, चाहे वो भट्टियों के रूप में हो, चाहे वो स्नानागार के रूप में हो, चाहे वो मोहरों के रूप में हो, चाहे वो स्टेडियम के रूप में हो, चाहे वो सील के रूप में हो, तो मोहरों के रूप में, तो उस समय की जो कहानियां हैं उसको कहने के लिए किसी अन्य साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सैंधवी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में एक अनूठी सभ्यता है जो पूर्णतः पुरातात्विक सामग्री प्राथमिक स्रोत पर आधारित है। दूसरा, ये उच्च नगरीय सभ्यता है। लेकिन सबसे पहले जो हम एक ओवरऑल प्राचीन भारत की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, सिलेबस को समझ रहे हैं, पाठ्यक्रम को आज, तो उसमें हमें ये समझना होगा कि सैंधवी सभ्यता कितनी पुरानी थी। इसको हम कहेंगे 3000 साल ईसा पूर्व पुरानी थी। तो आज से कितनी पुरानी थी? आज से 5020 साल पुरानी थी। क्यों? क्योंकि ईसा की कितने हुए? 2020 साल के तो हमारी ईसा हो गए, और ईसा के पहले का जो सन हो गया 3000 ईसा पूर्व। तो दोनों को जोड़ दिए 3000 और 2020, तो 5000 साल से ज़्यादा पुरानी ये सभ्यता है। 3000 ईसा पूर्व और 2020 जोड़ दिए तो 5000 साल से अधिक पुरानी सैंधवी सभ्यता थी। तो बच्चों, कुछ आपको पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी। आगे का कार्यक्रम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। कोई भी परेशानी हो तो आप कालक्रम से संबंधित प्राचीन भारत के इतिहास के मुझसे सीधे भी संपर्क करके जान सकते हैं। धन्यवाद।